Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is daily newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। ये वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं। कुछ आर्टिकल्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम हमारी मेंस आंसर राइटिंग की वैल्यू एनहांसमेंट में हेल्प करते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स हमारे जीएस के अलग अलग टॉपिक्स को करंट के साथ रिलेट करते हुए हमारे वैल्यू में एडिशन करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। टुडे इज 2nd October and this day marks the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of our nation. मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। एंड आज ही के दिन इंडिया के एक और पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी पूरी जिंदगी डेवोट कर दी। ही ऑलवेज एडवोकेटेड द पाथ ऑफ पीस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। दुनिया भर में महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी गांधी जयंती बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ मार्क की जाती है और आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इन 2007 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मार्क किया ताकि इस दिन हम गांधी जी के प्रिंसिपल्स को ऑनर कर सके। सो आज के हमारे एडिटोरियल सेक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सरफेस हुआ है विच टॉक्स अबाउट इंडियाज स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक इंडेक्स रिलीज करता है या फिर कह लो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू कंट्रीज को रैंक करता है जिसे कहा जाता है स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये 2019 में के डाटा के बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया गया जिसमें इंडिया का रैंक 67th है आउट ऑफ 174 कंट्रीज। तो 174 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 67th है व्हेन इट कम्स टू स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस। नो बेसिकली इस इवैल्यूएशन में इंडिया की इस आर्टिकल में भी रादर इंडिया के जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है और साथ ही में वो एरियाज जो कि हम हमारी स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकते हैं उनको भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। बेसिकली ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पे स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जो पूरी असेसमेंट आती है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं जिस एरिया की रिकमेंडेशन आती है कंट्रीज अगर उसके ऊपर वर्क करें तो इट लीड्स टू अ ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। नाउ ये जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है इस इंडेक्स के अंदर, इन इंडिकेटर्स के अंदर, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, हमारी थोड़ी सी वीकनेसेस कहाँ पे है, इन सब की बात इस आर्टिकल में की गई है। नाउ एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो SPI है, SPI मतलब स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसमें बेसिकली 5 डायमेंशंस को यूज़ किया जाता है या फिर कह लो इसके 5 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं किसी भी कंट्री के स्टेटिस्टिकल सिस्टम को स्टडी करने के, एनालाइज करने के। पहला इसमें पिलर आता है जिसे कहा जाता है डाटा यूज़। जो स्टेटिस्टिकली डाटा आया है उस डाटा का यूज़ कैसे हो रहा है। Second pillar is about data services. Then third pillar is about the data products. Fourth pillar is about data sources. And fifth pillar is about data infrastructure. तो इसके 5 डायमेंशंस हैं, 5 पिलर्स हैं, डाटा यूज, डाटा सर्विसेज, डाटा प्रोडक्ट्स, डाटा सोर्स एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब 2019 में इंडिया का SPI स्कोर जो था वो स्कोर टोटल बनता है 70.4 जिसकी वजह से इंडिया को 67th रैंक मिला है। लेकिन अगर हम पिलर वाइज अगर इस चीज़ को देखते हैं कि कौन कौन से पिलर में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है तो ये दिखता है कि डाटा यूज़ में हमारा जो कंट्री है इट हैज़ हैड अ वीकर परफॉर्मेंस। तो ये जो 2 सेक्टर्स हैं मेनली, एक तो डाटा यूज़ का सेक्टर
और डाटा प्रोडक्ट्स का जो सेक्टर है इसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम रही है। मतलब अगर हम कंट्री वाइज रैंक करें तो डाटा यूज़ में इंडिया 101 पे आता है, मतलब 174 में से 101 रैंक आता है, और डाटा प्रोडक्ट्स में 105 आता है, जो कि कंपैरेटिवली लोअर है, जो कि ये शो कर रहा है कि ओके हमारे स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस में हमें डाटा यूज़ और डाटा प्रोडक्ट्स के ऊपर खास ध्यान देना होगा ना। पहले बात करते हैं डाटा यूज़ की। क्या है ये डाटा यूज़? इसमें क्या देखा जाता है कि जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, वो किस तरह से जो स्टेटिस्टिक्स जनरेट होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा यूज़। सो इंडिया की परफॉर्मेंस इस पिलर के ऊपर डिपेंड करती है डाटा यूजेज बाय इंटरनेशनल बॉडीज़ में। इंडिया हैज़ एक्सेल्ड इन सम एस्पेक्ट्स ऑल्सो, लेकिन इन द लास्ट डिकेड थोड़ी सी अनअवेलेबिलिटी रही है हमारी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पावर्टी एस्टीमेट। वर्ल्ड बैंक को जो पावर्टी एस्टीमेट्स देने होते हैं उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, अनअवेलेबिलिटी रही है, तो जिस वजह से डाटा यूज में वी हैव लॉस्ट सम पॉइंट्स। दूसरा सेक्टर जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है वो है डाटा प्रोडक्ट्स। अब डाटा प्रोडक्ट्स का जो पिलर है इट बेसिकली फोकसेस कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए हमारा गोल क्या है, अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो एसेंशियल डाटा चाहिए उस पिलर को कौन रिफ्लेक्ट करता है, डाटा प्रोडक्ट्स। एंड इसमें भी वी हैव इनिशिएटेड स्टेप्स इन दैट वी आर वर्किंग ऑन, वी आर कंडक्टिंग सर्वेज ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए डाटा चाहिए उसे हम कलेक्ट कर पाएँ। तो ये दो एरियाज ऐसे थे जहाँ पे हमारी वीकनेस रही है, बट वी आर डूइंग दिस सर्विस एंड वी विल इम्प्रूव दिस फर्दर। इसके अलावा जो बाकी स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हमारे रहे हैं, स्पेशली डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के वॉज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस सेक्टर में हमारा 55th रैंक आया है। तो बेसिकली डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, कंट्री में कैसी लेजिस्लेशन चल रही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स, गवर्नेंस क्या है, स्टैंडर्ड मेथड्स क्या हैं, स्किल्स कैसी हैं, पार्टनरशिप, फाइनेंस, ये सब को मिलाकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एंड वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस, बट सम हाउ स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में हम थोड़ा पीछे हैं, बट स्टिल बाकी पिलर्स के कंपैरिजन में डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर had shown a great success here. इसके अलावा जो दो पिलर्स हैं, डाटा सर्विसेज और डाटा सोर्सेज, इनमें भी इंडिया ने एक्सेल किया है। डाटा सर्विसेज में इंडिया का रैंक 35th था, तो पूरे कंट्री वाइज 35th नंबर पे आया इन डाटा सर्विसेज, और डाटा सोर्सेज में 31 रैंक था। तो ये दोनों पिलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किए हैं। इन पिलर्स में बेसिकली क्या आता है कि सेंसस कैसे हो रहा है, सर्वेज हो रहे हैं कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाटा आ रहा है कि नहीं, जियो स्पेशल डाटा हमारे पास है कि नहीं। तो ये दोनों ही डाटा सर्विसेज और डाटा सोर्सेज में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एंड सेंसस और सर्विसेज सर्वेज बेसिकली इंडिया की रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, मेजर रैंकिंग यहाँ से आती है। तो अगर इस पूरे स्कोर की रेलेवेंस हम देखें तो इट शोज़ कि हमारा जो हम सेंसस करते हैं और जो सर्वेज करते हैं वो हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारी स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। और इसी के साथ साथ ऐसे एरियाज जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी इसमें हाईलाइट किया गया है। सो वी नीड टू सेट सम गोल्स ताकि हम उनको पूरा कर सकें एंड वी कैन इम्प्रूव आवर रैंकिंग्स। एंड हमें वी हैव टू बी एनहांस आवर एंगेजमेंट विद वर्ल्ड बैंक, ताकि ये जो हमारा स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये और अच्छे से इम्प्रूव हो सके, स्पेशली इन डाटा एस्टिमेशन। तो ये इस पूरा इसका जिस्ट था। एक चीज़ और जो मैं चाहती हूँ कि आपको ध्यान में रखनी है, इसी साल अप्रैल मंथ में ये करंट अफेयर फ्लैश हुआ था विच वॉज अबाउट यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, देयर वाज एन आर्टिकल अबाउट यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। क्या है ये? तो इंडिया का यूनानिमस इलेक्शन हुआ है टू
यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन आफ्टर 2 decades। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, या कह लो कि एक माइलस्टोन है कि एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की आर्म है, जो कि मेनली वर्क करती है स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, उसमें इंडिया का इलेक्ट होना, इट वाज अ बिग थिंग। तो क्या है ये यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन? अब देखो नाम ही बता रहा है, ये ग्लोबली हमारी ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की हाईएस्ट बॉडी है। इससे ऊपर और कोई बॉडी नहीं है, दिस इज द हाईएस्ट बॉडी। और इसका मेन पर्पस क्या है कि दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं उनका स्टैटिस्टिकल सिस्टम डेवलप हो, दैट इज द एम। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट हो। एंड इस बॉडी के अंदर इंडिया का इलेक्शन हुआ था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर आया है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अ बिग चेंज हैज़ हैपेंड इन मालदीव्स। तो काफ़ी दिनों से आर्टिकल्स हमारे न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे अबाउट मालदीव्स इलेक्शंस। तो अब रिजल्ट आ चुका है। मालदीवियंस दे हैव चोज देयर न्यू प्रेसिडेंट एंड द न्यू प्रेसिडेंट इज़ मोहम्मद मोइज़ू। एंड ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज इस इलेक्शन में हमने देखा कि एक कंपेन की बहुत बात हो रही थी, इंडिया आउट कंपेन, जिसमें कि मालदीव्स अपने सॉवरेनिटी इश्यूज़ को इस स्लोगन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बात यह है कि जो न्यू प्रेसिडेंट हैं जो मालदीव्स के, ही बिलोंग्स टू द सेम पार्टी हु वाज कंपेनिंग विद इंडिया आउट कंपेन। तो अब उनका पावर में आना किस तरह इंडिया और चाइना के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं मालदीव्स में, बिकॉज इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी मालदीव्स के अंदर, इबू सुलेह की, ही वाज प्रो इंडिया। एंड अब जो न्यू गवर्नमेंट बनी है ऑफ मोहम्मद मोइज़ू, ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स हु वाज बिहाइंड द पार्टी ऑफ इंडिया आउट कैंपेन। तो किस तरह का रुख हमें अब इंडिया और मालदीव रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलेगा, दैट वी हैव टू सी फॉर। एंड देर आर सिग्निफिकेंट इश्यूज दैट मालदीव्स इज डीलिंग। एक तो वी आर सीइंग कि बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं मालदीव्स के चाइना के साथ, एंड देयर वर सो मेनी लोन्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अप्रूव हुए थे। एंड बेसिकली मालदीव्स एक डेट ट्रैप में जा सकता है। तो अभी क्योंकि हमारा मालदीव्स का एक और नेबर है, हमारा नेबर है श्रीलंका, जिस तरह के फाइनेंशियल ट्रैप से वो निकला है और वो फेस कर रहा है, तो आई थिंक मालदीव्स के लिए वो एक एग्जाम्पल होनी चाहिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो ये आर्टिकल इसी चीज़ को लेकर है कि लेट्स नॉट लेट्स सी व्हाट वुड बी द वेव व्हेन इट कम्स टू इंडिया मालदीव्स रिलेशन। अब देखो ये सिग्निफिकेंट क्यों है, हमेशा से ही जब हम मालदीव्स की बात करते हैं इट्स अ इम्पॉर्टेंट नेबर, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स हमारी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। एज यू कैन सी द मैप ऑल्सो, वी डोंट हैव अ लैंड बॉर्डर विद मालदीव्स, दिस इज मालदीव्स। ये हमारा इंडिया का जो लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, मिनीकॉय आइलैंड, ये वो है, और ये हमारा मेन लैंड इंडिया है। तो आप देख सकते हो कि हम कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, बट वी डू शेयर मेरी टाइम बॉर्डर। ये आप देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज द मेरी टाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स, राइट। तो इसलिए ये हमारा नेबर है। एंड हिस्ट्री अगर हम देखें, रिलेशंस हैव बीन फ्रेंडली। हालांकि ये जो एरिया है इसमें रिलेशंस में भी हमने स्ट्रेटेजिकली हो गया, इकोनॉमिकली, इवन मिलिट्री कोऑपरेशन भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में रही है। एंड स्पेशली जो आइलैंड नेशन है इसकी लोकेशन ऐसी है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, एंड इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ मालदीव्स एज वेल। दोनों ही कंट्रीज ब्रिटेन की कॉलोनीज रहे थे। 1965 में जब मालदीव्स आज़ाद हुआ था, इंडिया वो पहला कंट्री था जिसने मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को रिकग्नाइज किया था और मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। हमारा एथनिक रिलेशन भी है आपस में, लिंग्विस्टिकली भी सिमिलैरिटीज़ हैं, कल्चर, रिलीजन, कमर्शियल, ये सभी लिंक्स इंडिया और मालदीव्स के आपस में जुड़े हुए हैं। वी हैव सपोर्टेड ईच अदर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, कॉमनवेल्थ हो, सार्क हो, हर जगह इंडिया और मालदीव्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है।
कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत है. मालदीव से थिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, चेन्नई, इट्स अ वेरी हाई नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट विच हैपन्स. टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, इंडिया से बहुत टूरिज्म मालदीव की तरफ डाइवर्ट होता है. सॉफ्ट डिप्लोमेसी चलती है. इंडिया मालदीवियंस के लिए प्राइम डेस्टिनेशन है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो, रिक्रिएशन के लिए हो. और अगर मालदीव्स की पॉपुलेशन भी देखें तो इंडियंस वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट डायस्पोरा कम्युनिटी के तौर पे प्रेजेंट हैं. तो मालदीव्स के साथ इतने लिंक्स होने के साथ साथ मालदीव्स हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंस इससे रखता है. एक तो ये कि इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये हमारा नेबर है, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, नेबरहुड फर्स्ट. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से हम डील करते हैं. सो वी कैन नॉट इग्नोर व्हाट्स हैपनिंग इन द मालदीव्स. सेकेंडली, क्या आप देख रहे हो, आप ये प्रीलिम्स पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, दिस वाटर बॉडी विच सेपरेट्स इंडिया एंड मालदीव्स. यहाँ पे हमारा आइलैंड है मिनीकॉय और ये है मालदीव्स. इस वाटर बॉडी को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल. And this 8 degree channel which is present in Minicoy and Maldives, this is an important maritime sea route also. तो इसीलिए मालदीव्स की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, व्हाट्स हैपनिंग इन द मालदीव्स बिकम्स अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. एंड हमारा ये जो इंडियन ओशन रीजन है, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, उसके लिए पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, तो मालदीव्स के अंदर भी स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी होना उतना ही ज़रूरी है. ये ज़रूर है कि कुछ टाइम में हमने देखा कि मालदीव्स के अंदर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा है, एंड इंडिया इज़ क्वाइट एप्रीहेंसिव फॉर द सेम. एंड अल्टीमेटली मालदीवियन इकोनॉमी इस चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में भी फंस चुकी है. एंड देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट दैट मालदीव्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ लोन फ्रॉम चाइना. एंड ऑल्सो मालदीव्स और चाइना का भी आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है. तो इसीलिए वट एवर डेवलपमेंट्स हैपन इन द मालदीव्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर. बट एज ऑफ नाउ नथिंग रिमार्केबल. एक चीज़ देखेंगे कि शिफ्ट हो गया है गवर्नमेंट में. अब वो गवर्नमेंट जो कि कंपैरेटिवली प्रो चाइना है वो पावर में आ चुकी है. तो अब थोड़ा निगाह बनाए रखनी होगी दैट व्हाट डेवलपमेंट्स टेक प्लेस. लास्टली एक और आर्टिकल सरफेस हुआ है. देखिए अभी इस पूरे अगर आप देखें लास्ट वीक से हम एक रिपोर्ट का जिक्र बहुत कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने एजिंग इंडिया रिपोर्ट हमें दी है कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन जो है उसका शेयर डेमोग्राफी में वो डबल अप होने वाला है. उस रिपोर्ट के बाद से हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो एल्डरली पॉपुलेशन के टच हो रहे हैं, चाहे वो विमेन सिचुएशन हो, उनकी पार्टिसिपेशन की बात हो, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन की बात हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो. तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कवर किया जा रहा है. आज इस आर्टिकल के अंदर टीबी केयर की बात हो रही है. देखिए एक तो क्या है कि दो बातें इकट्ठी यहाँ पे आती हैं. 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है. तो वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो कि एल्डरली पीपल फेस करते हैं उसके ऊपर ध्यान जाता है. एंड उनमें से एक दिक्कत अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस. अब ट्यूबरक्लोसिस का आइडिया हम सबको है दैट ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज होती है, और ये बॉडी की किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है. लंग्स को भी कर सकती है, लिम्फ नोड्स को भी कर सकती है, ब्रेन को भी कर सकती है, इंटेस्टाइन, मतलब किसी भी ऑर्गन को ये इन्फेक्ट कर सकती है. ज़्यादातर हमें लगता है कि नहीं खांसी आती है तो बस लंग्स है, ऐसा नहीं है, किसी भी ऑर्गन को ये इफेक्ट कर सकती है. इसका ट्रांसमिशन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो उन एयर के थ्रू वो जो कीटाणु हैं उससे ये बीमारी का स्प्रेड होता है. सिम्टम्स ये होते हैं कि स्पूटम आता है, और कभी कभी स्पूटम में कफ में स्पूटम के साथ साथ ब्लड भी हो सकता है. चेस्ट पेन, वीकनेस, फीवर, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के. अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम देखें ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में प्रेवलेंट है. अगर हम देखें हर साल 25 लाख इंडियंस ऐसे हैं जो कि टीबी से शिकार होते हैं, एंड इनमें से नियरली 1000 पीपल 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है. इंडिया का जो नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे आया था 2021 में, उसमें ये कहा गया कि भाई इंडिया में
अगर हम वो एज ग्रुप देखें जो कि 55 ईयर्स से अबव हैं, उनमें टीबी की जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है। मतलब अगर 1 लाख पॉपुलेशन एल्डरली पीपल की अगर हम देखें तो 588 ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, जबकि अगर हम नेशनली देखें तो 316 प्रेवलेंस बनती है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है दैट इज़ मोर वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू टीबी। तो टीबी का इम्पैक्ट होता है, लेकिन एल्डरली पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों है? इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो टीबी के सिम्टम्स आते हैं कि कफ है, थकावट है, फीवर है, वेट लॉस हो रहा है, कभी कभी इसे किसी और डिजीज़ का सिम्टम के तौर पे मिस्टेक हो जाती है, और ये जो साइंस हैं इनको हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी ये लगता है कि ओके ये ओल्ड एज के सिम्टम्स हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। तो बहुत बार तो डायग्नोसिस में दिक्कत आ जाती है। फिर मैनेजमेंट मुश्किल है। मैनेजमेंट मुश्किल क्यों है? क्योंकि इतनी उम्र तक जाते जाते कुछ प्रोमिनेंट जो बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, और कोई किस्म की बीमारी है, उन सब की मेडिसिन भी चल रही होती हैं। तो उसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाना, ट्यूबरक्लोसिस ऐड हो जाना, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी एक चैलेंज है। कितनी दवाइयाँ खाएगा एक पर्सन, किस किस चीज़ की दवाइयाँ खाएंगे। तो इससे ही क्या होता है, ये एक रीज़न है एटीट्यूड में कि इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, ट्रीटमेंट से उतनी अडेरेंस नहीं हो पाती। एंड एल्डरली पीपल ऑल्सो फेस दिस दैट दे हैव लो विल टू लिव, जिस वजह से वो ट्रीटमेंट को उतना सीरियसली कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये एक चैलेंज है। इसी के साथ साथ हेल्थ सर्विसेज को अवेल करना, हॉस्पिटल तक जाना, वहाँ पे अपना इलाज करवाना, बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड है कि कौन कौन सी भी स्कीम्स चल रही हैं, आपकी कैसे कैसे हेल्प हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन उन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। सो देयर आर सो मैनी चैलेंजेस। और जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब एक पर्सन 60 ईयर से अबव हो जाता है तो वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाता है। अब वो मेन वर्किंग फोर्स में नहीं है, नाउ दे आर डिपेंडेंट्स। तो वो डिपेंडेंस की वजह से भी बहुत बार जो इलाज है उसमें कमी रह जाती है। एंड टीबी को लेकर एक स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है कि अच्छा इस पर्सन को टीबी हो गया, मुझे इससे दूर रहना है, आइसोलेशन, डिप्रेशन, ये सारे केसेस भी यहाँ से सामने आते हैं। तो भैया अब करें क्या? अब यहाँ पे बोला गया है कि वी नीड टू बिल्ड एज रिस्पॉन्सिव केयर। डिजीज स्पेसिफिक केयर मत करो आप कि ओके ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये ऑर्थो है, ये चीज़ देख रहा है, डॉक्टर ये चीज़ देख रहा है। नो, देयर शुड बी अ होलिस्टिक केयर मॉडल। जैसे कि जीरियाट्रिक ओपीडीज हैं कि एक जगह अगर वो पर्सन पहुंच गया तो वहीं पे उनकी जो जो दिक्कतें हैं उन सबका इलाज हो रहा है। ये ना हो वो हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। इसे लेकर जो क्लिनिकली हमारी प्रिपेयर्डनेस है, क्लिनिकली टीबी को अंडरस्टैंड करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें भी हमें बढ़ाना होगा, और साथ ही में बाकी जो डिजीज़ेज़ हैं उनकी मैनेजमेंट भी प्रॉपरली हो, ये हमें देखना होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे फोकस किया गया है कि हमारा जो कम्युनिटी केयर मॉडल्स भी हैं उनमें भी एल्डरली फोकस्ड मॉडल बनाओ। जो लोकल केयर गिवर्स हैं उनको आपस में लिंक करो कि वो एल्डरली पॉपुलेशन तक इजीली पहुँच पाएँ। जो मेडिसिन हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी हो। अच्छा, जो एल्डरली पीपल है उनका पीयर ग्रुप हो, पीयर सपोर्ट हो, आपस में वो बात कर सकें कि यस मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसे नहीं। तो उससे क्या होता है कि द पर्सन फील्स दैट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ गोइंग थ्रू दिस, है ना। ओल्डर पीपल की काउंसलिंग हो, उनकी फैमिलीज़ की काउंसिल हो। अच्छा, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक क्लिनिक पे एक स्पेशल डेस्क हो जो सिर्फ और सिर्फ एल्डरलीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हो। कहाँ पे जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होनी है, वो सब हैंडल किया जाए, ताकि हम हमारे जो एल्डरलीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिवली कर सकें। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है। एक और एंगल हमारा यहाँ पे टच हुआ है with the population of elderly people increasing. This is also another challenge that we need to deal with. So that is all for today. आज के न्यूज़पेपर में यही कुछ मेजर आर्टिकल्स आए हैं. So I'll see you in my next one. Thank you so much.